Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। टेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज इस नए वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 4.4 अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, उसका अगला हिस्सा। फर्स्ट पार्ट में हमने वार्मिंग अप एक्टिविटीज और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है जिसमें मैरी कॉम और उनके करियर के मुतालिक बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, वो हमने पार्ट 1 में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर जो ये आई का सिंबल है इस पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक की मदद से आप इसी BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन की तमाम चीजें हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 जो कि एक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में हम देखेंगे कि किस तरह इंटरव्यू आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने दो तस्वीर हैं। लेफ्ट हैंड पर मैरी कॉम और राइट हैंड पर तारुका श्रीवास्तव। तारुका श्रीवास्तव जो इस इंटरव्यू की इंटरव्यूअर है वह एक्चुअल में स्पोर्ट्स कीड़ा नामी जो न्यूज पोर्टल है, जो स्पोर्ट्स की न्यूज कवर करने वाला न्यूज का अदारा है, उसकी वो करस्पॉन्डेंट है, रिपोर्टर है। जब मैरी कॉम ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था तो उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम टॉक्ड Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. Okay, so यहाँ पर एक फिर से इंटरव्यू शुरू करने से पहले यहाँ पर इंटरव्यू किस बारे में है, तो ये इंटरव्यू एक्चुअल में तारुका श्रीवास्तव ने लिया था मैरी कॉम का जब उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और इस इंटरव्यू में उन्होंने खास करके दो चीजें पूछी हैं कि सबसे पहले ओलंपिक्स के लिए उनकी तैयारी कैसी रही, हर प्रिपरेशंस पर हाउ वेयर हर प्रिपरेशंस, और साथ ही साथ एलेशन ना, एलेशन कहते हैं हैप्पीनेस को, जॉय को, एट विनिंग अ मेडल के मेडल के जीतने के बाद उनकी खुशी का क्या मकाम है, वो कितना खुश महसूस कर रही है। तो इन्हीं दो टॉपिक्स पर ये इंटरव्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू में जैसा कि हम जानते हैं जो इंटरव्यूअर होता है वो एक क्वेश्चन करता है और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो शख्स एक एक बातों का जवाब देता चला जाता है। इस तरह हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट ना, इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यूअर है उन्होंने क्वेश्चन किया फर्स्ट थिंग फर्स्ट यानी सबसे पहले, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, कि आप ऐसी पहली फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया हो। अब ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने के बाद उस पर आगे वो पूछ रही है कि हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन, ये जो एहसास है अपने मुल्क के लिए ओलंपिक्स में मेडल हासिल करना,
इसकी जो खुशी का एहसास है क्या वो संक इन हो गया है? संक इन का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है रियलाइज और एक्सेप्टेड, यानी क्या आप उस खुशी को महसूस कर पा रही हैं, क्या आप उसे एंजॉय कर पा रही हैं? उसके जवाब में मैरी कॉम ने कहा आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड यस इट इज येट टू सिंक इन, आई एम जस्ट एक्सिलरेटेड। क्या कह रही हैं कि आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट, कि मुझे ये जो कामयाबी मिली है मैं उस पर, इस अचीवमेंट पर, इस कामयाबी पर बहुत खुश हूं। एंड यस इट इज येट टू सिंक इन, और ये एहसास अभी बाकी है, यानी ये एहसास अभी खत्म नहीं हुआ है। आई एम जस्ट एक्सैलरेटेड, एक्सैलरेटेड वेरी थ्रिल्ड, उसका मीनिंग लिखा हुआ है ना। वेरी थ्रिल्ड का मतलब क्या हुआ? एक्सिलरेटेड यानी किसी खुशी के साथ एक जिम्मेदारी का एहसास, यानी ऐसी कोई कामयाबी। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी मुकाबले में हिस्सा ले और हमें इनाम मिल जाए तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन हम हमारे अंदर एक कपकपाहट भी आ जाती है। तो यहाँ पर उसी फीलिंग को वो बयान करिए कि हाँ मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन एक तरीके से मुझे थ्रिल्ड भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, मतलब मैंने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। तो एक तरीके से खुशी का इजहार होता है। आगे क्वेश्चन में इंटरव्यूअर पूछती है कि यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? अभी यहाँ पर इंटरव्यू में और आगे क्या पूछ रहे हैं कि आप यू वर द ओनली फीमेल, आप अकेले फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी, आप अकेले फीमेल खिलाड़ी थी जो इंडिया की तरफ से बॉक्सिंग में हिस्सा ले रही थी। तो ये जो अकेलापन होना है कि आप अकेली खातून खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग में हिस्सा इंडिया की तरफ से ले रही हैं, तो क्या इसकी वजह से कोई आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर था, कोई खास दबाव या फिर कोई और एक ऐसा आपके ऊपर डर महसूस हो रहा था? तो मैरी कॉम कहती है नो, नॉट एट ऑल, I was pretty confident about myself. I knew. क्या कहा उन्होंने कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। No, not at all. Not at all यानी बिल्कुल भी नहीं। I was pretty confident. मुझे बहुत confident था, यानी मैं पूरी तरह से confidence थी, मुझे पूरा एतमाद था। And I knew. और मुझे ये बात मालूम थी कि मेरे ऊपर मैं कर सकती हूँ। उन्हें अपने आप में एक किस्म का कॉन्फिडेंट था कि वो इस काम को कर सकती हैं, तो किसी भी किस्म का प्रेशर या दबाव उन्होंने नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वाज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स, हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस? देखिए यहाँ पर जो इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस होते हैं। तो यहाँ पर जो मैरी कॉम है उनके कोच का नाम है चार्ल्स एटकिंसन, लेकिन ओलंपिक्स हो या इस तरह के जो मुकाबले होते हैं उसमें पर्सनल कोच को ले जाने की परमिशन नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर मैरी कॉम जब ओलंपिक्स के लिए जा रही थी तो उनके जो कोच थे चार्ल्स एटकिंसन, उनको अलाउ नहीं किया गया टू अकम्पनी। टू अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, साथ में जाना, कि वो मैरी कॉम के साथ में जा सके, इस चीज को अलाउ नहीं किया, वो उसकी इजाजत नहीं मिली। उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस, के अपने कोच के ना होने की वजह से इस बात ने आपकी प्रिपरेशन में क्या किस तरह से अफेक्ट किया, उसका क्या असर हुआ ना। एक बहुत ही अहम सवाल है। तो उस पर इंटरव्यू वेवर के सवाल पर मैरी कॉम कहती हैं वेल I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. क्या कहा उन्होंने? Well, I did miss him. कि हाँ ये बात तो है कि मैंने उन्हें मिस किया, यानी उनकी कमी मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन आगे कहती है थैंकफुली,
ना। थैंकफुली का मतलब यहाँ पर होता है कि अच्छी बात ये है कि एक जिसको हम कहेंगे मैं मशकूर हूं, है ना। थैंकफुली का मतलब होता है कि जिसमें हम शुक्रिया अदा कर सकते हो कि वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क, कि हमने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था। यानी उनके जो कोच है चार्ल्स एटकिंसन और मैरी कॉम ने पहले ही सारे होमवर्क कर लिए थे, यानी तैयारियां कर ली थी। एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया था, सारे होमवर्क कर लिए थे। होमवर्क से मुराद यहाँ पर कि मुझे किस तरह से मुकाबला करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, कौन सी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस के दौरान कैसे अपने रूटीन को एडजस्ट करना है, ये तमाम जो चीजें थी ये मैंने अपने कोच के साथ पहले ही उसको तैयार कर लिया था। और फिर जब प्रैक्टिस का सेशन शुरू हुआ तो मेरे कोच तो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने पहले से ही तमाम तैयारी कर रखी थी। आगे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पेयर्ड विद द मेल boxers of Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? देखिए अब यहाँ पर चूंकि वो अकेली ओलंपिक प्लेयर थी जो लेडीज में अकेले बॉक्सिंग वो कर रही थी, है ना। बाकी और भी लेडीज प्लेयर्स थे, वुमेन प्लेयर्स थे, लेकिन वो अलग अलग स्पोर्ट्स में थे। ओलंपिक में सिर्फ मैरी कॉम अकेली थी, बॉक्सिंग में मैरी कॉम अकेली थी। अब बॉक्सिंग में आपको पता है कि बॉक्सिंग करते वक्त कोई सामने होना चाहिए जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सके, लेकिन चूंकि ओलंपिक्स में कोई दूसरा वुमेन प्लेयर नहीं था, इस वजह से मैरी कॉम को प्रैक्टिस के लिए जो मेल प्लेयर्स थे, जो जेंट्स प्लेयर वहां पर गए हुए थे, उनके साथ प्रैक्टिस करना पड़ती थी। तो ये उसी क्वेश्चन के बारे में है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स, कि जब आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रही थी उस दौरान यू स्पेयर्ड विद मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट, कि इंडिया के जो हमारे मेल बॉक्सर्स थे उनके साथ आपकी प्रैक्टिस कराई गई। तो उस पर पूछा कि हु वाज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर, कि आपका फेवरेट पार्टनर कौन था ना। स्पेयरिंग का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है कि जो जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सके। तो ऐसे उन प्रैक्टिस करने वाले पार्टनर्स में से आपका फेवरेट पार्टनर कौन था। उस पर मैरी कॉम ब्रैकेट में लिखा है लाफ्स, लाफ्स यानी हंसना। हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. To name a favorite would be unfair. क्या कहा मैरी कॉम ने कि पहले तो उनको हंसी आ गई कि जब उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट पार्टनर कौन था, क्योंकि वहां पर मेल में और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो बॉक्सिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, और प्रैक्टिस के दौरान वो लोग मैरी कॉम के साथ भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन करके आपका फेवरेट पार्टनर कौन था, मैरी कॉम ने कहा कि आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे, कि मैंने पुणे में बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली थी, बहुत मुश्किल तरीन ट्रेनिंग मैंने की। एंड द मेल बॉक्सर्स वेर काइंड इनफ, कि जितने मेल बॉक्सर थे, जितने इंडिया के मेल बॉक्सर्स थे, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छा और काइंड बिहेवियर कर रहे थे, यानी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। टू प्रैक्टिस विद मी, और मेरे साथ वो प्रैक्टिस करते व्हेन एवर आई रिक्वायर्ड, जब भी मुझे जरूरत होती कि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए किसी पार्टनर की जरूरत है, तो वो लोग हमेशा मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए तैयार रहते। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, कि अगर मैं किसी का नाम लूं और कहूं कि ये मेरा फेवरेट है तो इट विल बी अनफेयर। यानी ये क्यों ऐसा कह रहे हैं अनफेयर? अनफेयर कहते हैं ना इंसाफी होना या सही ना होना ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो ऐसा करने पर ये ठीक नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है कि सभी प्लेयर्स वहां पर बराबर थे और सभी जो है मैरी कॉम के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। आगे है यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर अ काउंटर पंचर but although she carried power she wasn't very tactical.
I was scoring but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was a part of the reason for your loss in the semi-finals? अब देखिए यहाँ पर उनका जो ओलंपिक्स का मैच था उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि you were quoted saying कि तुम्हारा एक कॉल जो है वो तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुमने ऐसा कहा है ना। कोटेड का मतलब होता है किसी का कॉल होना, किसी की कही हुई बात। तो मैरी कॉम से कह रही है कि मैरी कॉम तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है कि तुमने ऐसा कहा है। तुमने ऐसा कहा है को कहते हैं यू वर कोटेड सेइंग। मैरी कॉम ने इससे पहले किसी मौके पर कहा था कि एडम्स वाज वेरी क्लेवर अ काउंटर पंचर। कि एडम्स ये एडम्स जो है वो जिनका मुकाबला जो है मैरी कॉम से हुआ था ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि एडम्स वाज वेरी क्लेवर, वो बहुत शातिर थी, बहुत चालाक थी। अ काउंटर पंचर है ना, काउंटर पंचर यानी वो बराबर से मुकाबला कर रही थी और हर बात का वो अच्छे से मुकाबला करते हुए जवाब दे रही थी। Although she carried power, है ना, उसके पास पावर तो थी, but she wasn't very tactical. Tactical कहते हैं प्लान को, कि उसके पास ताकत तो थी, वो बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, लेकिन उसके पास प्लानिंग नहीं थी कि किस तरह से मुकाबला करना है। उस पर आगे है I was scoring, मैं स्कोर कर रही थी, यानी मैंने उसे सही जगह पर पंच लगाए थे, लेकिन बट द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स। जजेस बटन प्रेस नहीं कर रहे थे, यानी बटन प्रेस जब होता है तो उसका स्कोर काउंट किया जाता है, तो जजेस वहां पर उसको पॉइंट को स्कोर नहीं कर रहे थे। अब ये जो जुमला है ये मैरी कॉम ने किसी मौके पर कहा था। उस पर इंटरव्यूअर ने पूछा कि डू यू थिंक डॉजी जजिंग वाज द पार्ट ऑफ द रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल्स? कि तुम्हें जो सेमीफाइनल में लॉस हुआ था, यानी तुम जो सेमीफाइनल में हार गई थी, उनकी वजूहात में से एक वजह ये डॉजी जजिंग भी थी, है ना। डॉजी का मतलब क्या होता है, नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है अनजस्ट या पार्शियल, यानी किसी के साथ भेदभाव करना। इस तरह का जो जजिंग वहां पर हो रही थी उसकी वजह से ही तुम सेमीफाइनल में हारी थी। तो उस पर आगे मैरी कॉम जवाब देती हैं, Yes, I think some of the decisions were unfortunate and did not work to my benefit. कि हाँ, जो जजेस ने कुछ डिसीजंस वहां पर लिए, they were unfortunate, है ना। unfortunate यानी unlucky, यानी एक तरीके से मेरी किस्मत ने वहां पर उन डिसीजंस की वजह से साथ नहीं दिया, and did not work to my benefit, और उसकी वजह से मुझे सही बेनिफिट नहीं मिल सका। आगे क्वेश्चन है, इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 ओलंपिक्स इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। Where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population? क्या कहा उन्होंने, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हमारी जो आबादी है, इंडिया इज अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, कि हम 1 अरब 30 लाख की आबादी वाले जो इंडिया जो मुल्क है उसमें सिर्फ हमने 6 मेडल जीते हुए हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 6 मेडल जीतना ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। तो उस पर उन्होंने पूछा वेयर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड, कि क्या लगता है तुम्हें कि कहां पर हमें तब्दीली लाना चाहिए टू गेट हेल्प अस विन मेडल्स, कि हमें मेडल से जीतने में मदद मिल सके, दैट आर प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट यानी तनासुब में होना, विद आवर पॉपुलेशन, कि हमारी जितनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी रियासतें हैं, इतने सारे लोग हैं, तो उन इलाकों के हिसाब से कुछ तो वजन रहना चाहिए, कुछ तो खातिर खा तादाद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चेंजेस करना होंगे? तो उस पर मैरी कॉम ने कहा कि आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर इफ यू वांट मोर गोल्ड मेडल्स। ना देखिए यहाँ पर बहुत ही अहम बात उन्होंने कही, क्या कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमें
ज्यादा मेडल्स मिलना चाहिए, गोल्ड मेडल्स मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारे मुल्क में जो नौजवान खेल में दिलचस्पी रखते हैं उनको फुल टाइम करियर के तौर पर स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए। More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games। और आगे मजीद उन्होंने क्या कहा कि मोर कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है कंपनीज और इंडस्ट्रीज। ये क्या होता है, आपने देखा होगा जो प्लेयर्स इंडिया की तरफ से खेल रहे होते हैं उनके टी शर्ट्स के ऊपर कुछ कंपनियों के नाम लिखे हुए होते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं ऐसी कंपनियों को कॉर्पोरेट्स कहा जाता है। और जब उनका नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखने का मतलब क्या होता है कि वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि जितने भी अखराजात होंगे वो अखराजात वही कंपनियां उठा रही होंगी। किसी प्लेयर को अपना खुद का जाती पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके सफर के तमाम अखराजात किसी कंपनी के लोग कर देंगे। तो इस अमल को कहा जाता है स्पॉन्सर। तो वही कह रही है कि और ज्यादा कंपनियों को आगे आना चाहिए और स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर, कि किसी भी प्लेयर के ऊपर किसी किस्म का फाइनेंशियल प्रेशर ना हो एंड दे कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स। वो सिर्फ अपने गेम पर फोकस करे। इस तरह का हमें माहौल पैदा करना होगा, हमें इस तरह तब्दीली लानी होगी। Do you think interest in boxing in India will ever go beyond the Olympics? है ना, क्या क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में जो बॉक्सिंग के ताल्लुक से लोगों का सोचना है, जो लोगों की दिलचस्पी है, क्या वो ओलंपिक से आगे भी बढ़ेगा? यानी जिस तरह से हमारे मुल्कों में क्रिकेट और दूसरे कुछ खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या ये बॉक्सिंग को भी वैसे ही बढ़ावा मिल सकता है? मैरी कॉम कहती है यस, आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड। क्या कह रही है कि यस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉक्सिंग के मुकाबले हैं वो अब सिर्फ मुकाबले तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कुछ सालों में ही हमें देखने को मिलेगा कि साल भर मुख्तलिफ जगहों पर लोग बॉक्सिंग के मुकाबले में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे होंगे। अगला सवाल है कि हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. How aware are the Indian women of their nutritional requirements? कि इंडियन वुमेन जो है, इंडिया की जो खवातीन है, वो कितनी अवेयर है। अवेयर यानी बेदार होना, बाखबर होना। किस चीज से? ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल यानी गिजाइयत से भरपूर जो उनकी जरूरत है, यानी एक इंसान को किस किस्म की गिजा खानी चाहिए, उसके खाने में कौन से अज्जा शामिल होना चाहिए, उसकी क्या जरूरियात हैं, उसके मुतालिक इंडियन जो वुमेन है उनका कितना अवेयरनेस है, कितना वो इस बारे में जानती है। और आगे सवाल को कंटिन्यू किया हुआ है, डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर। कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के खाने में किन चीजों को लेना है और उन्हें कितनी मिकदार में लेना है, ये तमाम चीजें आर द की फैक्टर, ये बहुत अहमियत की हामिल रही है इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। कि तुम्हारा जो ओलंपिक्स में कंडीशनिंग हुआ, मतलब तुम अपने आप को फिट रख पाई, कि ताकत भी चाहिए और वजन भी नहीं बढ़ना है, और जिस वजन के ग्रुप में जाना है उसी तरह से वजन भी रहे और साथ ही साथ ताकत और फुर्ती भी रहे। तो उसके बारे में तुम्हें पता है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत अहम है। आगे है, डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? क्या हमारे मुल्क में जो इंडियन स्पोर्ट्स है उसके हिसाब से न्यूट्रिशन को निगलेक्ट किया जाता है, न्यूट्रिशन को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, बहुत मर्तबा हमें ऐसे खबरें आ रही होती हैं कि इंडियन टीम को सही तरीके से खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं, उनके लिए रहने का इंतजाम नहीं था, वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरें कभी कभी
आ जाती है। तो हम खिलाड़ियों से तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेडल्स जीत कर आए, मुकाबलों को जीत कर आए, लेकिन सहूलियात के नाम पर उन्हें हम सही से खाना, चीजें, प्रैक्टिस के लिए जगह, सही से पानी वगैरह, ये तमाम चीजें हम मुहैया नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उसी के मुतालिक उन्होंने सवाल किया, तो उस पर मैरी कॉम कहती हैं, the awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutrition requirement। क्या कह रहे हैं कि जितने फीमेल एथलीट्स हैं, फीमेल खिलाड़ी हैं, उनके अंदर एक किस्म का अवेयरनेस ग्रो हो रहा है ना, बढ़ रहा है अबाउट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कि किन चीजों को खाना चाहिए, किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, ये अवेयरनेस खिलाड़ियों में बढ़ रही है। न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन स्पोर्ट्स, कि हाँ ये बात तो सच है कि न्यूट्रिशन को हमारे यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। पूरे मुल्क में लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि कैसी चीजें खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। I had to gain 3 kgs, ना मुझे 3 किलो का वजन गेन करना था, यानी 3 किलो वजन बढ़ाना था। Since I had to fight in the 51 kg event instead of the usual 48 kgs that I fight in। देखिए, अब मैरी कॉम जो है वो 48 kg वाले ग्रुप में खेला करती थी, लेकिन ओलंपिक्स में वो चाहती थी कि वो 51 kg वाले मुकाबलों में खेले। अच्छा, ये जो केजी लिखा हुआ है, तो बच्चों आप ये समझ लें कि ये बॉक्सिंग और इस तरह के जो कुछ मुकाबले होते हैं उसमें सिलेक्शन जो होता है वो वजन की बुनियाद पर होता है, यानी आपका वजन कितना है और आप किस वजन के ग्रुप में बैठते हैं। तो यहाँ पर मैरी कॉम अब तक जो है वो 48 kg वाले ग्रुप में खेला करती थी, लेकिन अब इस मुकाबले में ओलंपिक्स में उन्होंने 51 kg वाले मुकाबले में खेलने का इरादा किया। तो जाहिर सी बात है कि 48 उनका वजन रहा होगा, इसलिए उन्हें 48 में मौका मिलता था। अब 51 में जाना है तो उन्हें उतना वजन बढ़ाना पड़ेगा। अब वजन बढ़ाने के लिए क्या किया? सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट, है ना। मुझे इस बात पर ध्यान देना पड़ा कि मुझे कौन सी चीजें ईट करना चाहिए, खाना चाहिए। आई गेन्ड वेट बाय ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर देन बैड सैचुरेटेड फैट्स। देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि आई गेन्ड वेट, कि मैंने वजन हासिल कर लिया, यानी जो 3 किलो वजन उनको बढ़ाना था, उन्होंने उस वजन को कैसे हासिल किया? बाय ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड, कि हेल्दी फूड खाकर उन्होंने अपना वजन बढ़ाया। जबकि कभी कभी क्या होता है कि लोग फूड की जगह शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर मैरी कॉम क्या बता रही है कि खाने के मुतालिक अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसका रुझान बढ़ रहा है और लोग उस जानिब तवज्जो दे रहे हैं। और फिर साथ में उन्होंने अपनी मिसाल बताई कि मेरा जो वेट था वो 48 kgs था और अब मुझे 51 kg के मुकाबले में हिस्सा लेना था, तो मैंने 3 kgs वेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खानों पर ही तवज्जो दी और मैंने बाहर से कुछ ऐसा शॉर्टकट वाला सैचुरेटेड फैट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। बच्चों, ये वीडियो आप PMC जो उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर कोई चीज ना समझ आ रही है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो था हमारा एन इंटरव्यू, जिसका पार्ट 1 हम देख रहे हैं। इसी के साथ और भी उसका पार्ट बाकी है जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरह से ये इंटरव्यू जो है वो मुकम्मल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।